हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टार्ट से चैप्टर नंबर 5, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यस, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर टेक्सटुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। इस चैप्टर से पहले आप लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 4, जहां हमने बात की थी क्लासिफिकेशन की, ऑर्गेनाइजेशन की। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद उसे हम प्रेजेंट करेंगे। अब प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? ऑफ कोर्स प्रेजेंट शुड बी अट्रैक्टिव, कि रीडर एक बार देखे और माइंड में इमेज आ जाए कि हाँ कैसी थी। तो कहा जाता है कि प्रेजेंटेशन जो होती है, सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन विजुअल प्रेजेंटेशन मानी जाती है। मतलब कि जहां पर आप कोई चार्ट बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। एक होती है टैबुलर प्रेजेंटेशन, जहां आप टेबल्स में डाटा को क्लासिफाई कर देते हैं। तो टैबुलर प्रेजेंटेशन के अपने अलग मेरिट्स, लेकिन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन की अपनी एक अलग मेरिट है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कितने टाइप से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो और कौन सी प्रेजेंटेशन के क्या मेरिट्स है, कौन से डिमेरिट्स, क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स है। उसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, कितने कितने टाइप की हो सकती है प्रेजेंटेशन। ओके, तो इस चैप्टर में थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बन सकते हैं। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेक्सटुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उस डेटा को कलेक्ट करके ना एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दो। अगर अब डेटा को पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देंगे, जब कोई रीडर उसको पढ़ेगा, क्या वो मन से पढ़ेगा? क्या उसका मन करेगा कि मैं पढ़ता रहूं पैराग्राफ को, वो भी डेटा? तो कोई भी डेटा को पैराग्राफ से पढ़ना पसंद नहीं करता, टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन से पढ़ना पसंद नहीं करता। जब भी आप डेटा कलेक्शन करते हो और जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है ना, तो आप डेटा को टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन में कभी ना दें। या तो आप टेबल प्रेजेंटेशन दें, बहुत जगह काम आती है टेबल, या आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दें दोस्तों। पर हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंटेशन कितने टाइप की हो सकती है। तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि प्रेजेंटेशन होता क्या है, और टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन सबसे पहले पढ़ेंगे क्या होती है। उसके मेरिट तो कुछ दिखते नहीं मुझे, डीमेरिट्स ही होंगे, ऑब्वियस बात है। तो टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन के बाद हम पढ़ेंगे कि और कौन सी प्रेजेंटेशंस आप कर सकते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो, उसको समझो। तो अब तक हम ये सुन रहे थे, समझ रहे थे कि कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद जब डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा होगा प्रेजेंटेशन। ठीक है, चल। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मींस एग्जीबिशन ऑफ डेटा इन सच अ क्लियर, लिख लेना यहां पर आप, इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर। डियर की जगह क्लियर कर देना, क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर, दैट दीज आर इजीली अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड। आप डेटा को इस तरह नीट एंड क्लीन प्रेजेंट करो कि आप आगे की चीजें कर पाओ अट्रैक्टिव मैनर में। अब अट्रैक्टिव तो टेक्स्ट होता नहीं है, टेक्सटुअल कभी अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। हमेशा अट्रैक्टिव की बात आए तो ग्राफिकल, या हम बोलते हैं कि डायग्रामेटिकल इज वेरी अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन को हम यहां डिवाइड कर रहे हैं तीन पार्ट्स में। सबसे पहला टाइप है टेक्सटुअल या फिर डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। यस, टेक्सटुअल या फिर डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हैं। दूसरा टैबुलर प्रेजेंटेशन, और तीसरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। आपको इतना समझ में आओगा। तो प्रेजेंटेशन जो चैप्टर है ये फोकस कर रहा है टेक्सटुअल और टैबुलर प्रेजेंटेशन पे, लेकिन जो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है उसे पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 6 से। तो चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ पढ़ेंगे कि व्हाट इज टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन या फिर डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, और व्हाट इज टैबुलर प्रेजेंटेशन। उसके टाइप्स अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन। ओके, शुरू करते हैं। तो टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन में डेटा जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में, एक पैराग्राफ की फॉर्म में, रिटन फॉर्म में लिखा जाता है, जिस प्रेजेंटेशन को हम बोल सकते हैं डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सबसे कॉमन फॉर्म है डेटा प्रेजेंटेशन की ये। इसमें एक बात, एक टर्म कंडीशन लगा के चलो आप, कि आप डेटा को टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट तब करते हो जब डेटा बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर बहुत ज्यादा डेटा है, आप उसको टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो, तो कितना बोरिंग होगा रीडर के लिए पढ़ना। तो हम बोलते हैं कि टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन में क्वांटिटी ऑफ डेटा जो है वो लार्ज नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा डेटा मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल के तौर पे। एक स्ट्राइक हुई, ठीक है, स्ट्राइक हुई किसकी? ट्रेड यूनियंस की।
जहां पर इंडस्ट्री जहां क्लोथ बनते हैं उसमें वर्कर जो काम करते हैं उनकी स्ट्राइक हो गई, तो वहां लिखा गया कि क्लोथ मेकिंग इंडस्ट्री में जो स्ट्राइक हुई इन द सिटी ऑफ दिल्ली, 60% ऑफ वर्कर जो है रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी एंड ओनली 5 वर्कर आउट ऑफ 20 जो है, सॉरी 5 इंडस्ट्री जो है आउट ऑफ 20 इंडस्ट्रीज वो टोटली क्लोज थी। तो डेटा को पढ़ते वक्त मैंने बोला सॉरी, एग्जाम्पल अपने आप सामने आ गया। मैंने सॉरी क्यों बोला? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं टेक्सटुअल फॉर्म में डेटा को पढ़ नहीं पा रहा था, कंफ्यूजन हो रही थी। आया समझ? तो गलती तो मुझसे भी हुई, इसका मतलब किसी से भी हो सकती है कि टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन को जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं डेटा मिस हो सकता है, गलत पढ़ा जा सकता है। अगर यही डेटा टेबल की फॉर्म में होता मैं बड़ा सही से पढ़ता। तो बच्चे मुझसे मिस्टेक हुई यहां पर छोटी सी एग्जांपल के तौर पे। तो टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन जो है वो ठीक नहीं है, मतलब कि यहाँ पर गलतियां हो सकती हैं क्योंकि आप पूरा डेटा पढ़ेंगे, कुछ मिस हो सकता है, कुछ पता नहीं चलेगा आपको किसके बारे में बताया जा रहा है। तो टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन इज नॉट गुड इनफ। दूसरा बोल रहा है सर्वे कंडक्ट हुआ एनजीओ का, उसमें रिवील हुआ कि पंजाब और में जो है वो पल्सेस जो है वो श्रिंक हो गया प्रोडक्शन उसका 50% से, ठीक है। और राइस और व्हीट जो है वो एक्सपैंड हो गया 30% से बिटवीन द ईयर्स 19 से लेके 20 तक। तो डेटा को टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करना, आई थिंक, मेरे को नहीं लगता कि प्रेजेंटेबल होता है और आपको मजा भी नहीं आएगा पढ़ने में, हम बोर हो जाते हैं टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन से। तो कहा जाता है कि टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन जो है वो सुटेबल कब है? टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन इज सुटेबल जब क्वांटिटी ऑफ डेटा ज्यादा बड़ी ना, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा अगर हो तो इसको आप टेक्सटुअल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन लार्ज डेटा को आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे बड़ी चीज, अगर आपसे पूछते हैं कि टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन के ड्रॉबैक्स क्या है, तो सबसे पहले ड्रॉबैक है, सीरियस ड्रॉबैक है, अ सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन, यहां पे आप द लिख लेंगे। Serious drawbacks of the textual presentation of data is that one has to go through the entire text. हमें पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा बिफोर क्वांटिटेटिव फैक्ट अबाउट फिनोमेना इवन एविडेंट। हम अगर पूरे टेक्स्ट में से कुछ डेटा निकालना चाहते हैं, स्टैट्स के फैक्ट निकालना चाहते हैं, तो वो निकालने के लिए मुझे हर लाइन को पढ़ना तो पड़ेगा। ये ड्रॉबैक है। A picture or set of bars showing increase in the price of gold during a specified period of time is quite informative even on a casual glance of the reader. टेक्स्ट की जगह मेरे पास कोई चार्ट हो जहां पे बार्स बने हो जो दिखा रहे हो गोल्ड के प्राइस अप एंड डाउन गए हैं, वो मेरे को सभी समझ में आएगा, लेकिन टेक्सटुअल इज नॉट गुड। तो टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन जो है डज नॉट ऑफर एनीथिंग टू द रीडर एट अ मेयर ग्लांस ऑफ टेक्स्ट मैटर। द रीडर मस्ट रीड एंड कॉम्प्रीहेंड, उसको पूरा रीड करना है, फिर समझना है, फिर डेटा निकालना है। तो बहुत सारा ड्रॉबैक यहाँ पर है। तो यहाँ पर रीडर को क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ डिस्कंफर्ट मिल रहा है कि मेरे को मजा नहीं आ रहा डेटा पढ़ने के अंदर, कोई टेबल दे दो या कोई ग्राफ दे दो, प्रेजेंटेशन आसानी से हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन कैसे की जाए? टेक्सटुअल कभी नहीं। कोशिश करना कि प्रेजेंटेशन जब भी आप लाइफ में करो तो टेबल और ग्राफ से करो। डेटा बहुत स्मॉल है तो टेक्स्ट में करना पड़ जाता है, बट जब डेटा का क्वांटिटी लार्ज हो तो आप टेबुलर या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही करें। आई होप आपको चैप्टर का मीनिंग समझ में आया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या था? प्रेजेंटेशन जब डेटा को एग्जिबिट किया जाए इस इतने क्लियर मैनर में, इतने अट्रैक्टिव मैनर में कि इजीली आप आगे रिजल्ट निकाल पाओ, उसको समझ पाओ और एनालाइज कर पाओ। तो प्रेजेंटेशन के दो टाइप मैंने आपके पढ़े हैं चैप्टर में, टेक्सटुअल, टेबुलर। तीसरी प्रेजेंटेशन ग्राफिकल होती है जो हम चैप्टर नंबर 7 या 6 में पढ़ेंगे। 6 से ही पढ़ना शुरू कर देंगे। तो अभी इस चैप्टर में फोकस किस पे रहेगा? टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन पे और टैबुलर प्रेजेंटेशन पे, जिसमें से टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ही था, हमने पढ़ भी लिया है। अब जो पूरा चैप्टर है पूरा, तो पूरा का पूरा आपका टैबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में ही है। टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन का पोर्शन जो था वो इतना ही सही था। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा सिर्फ मीनिंग मीनिंग बन सकता है, ड्रॉबैक्स बन सकते हैं, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, बट टैबुलर प्रेजेंटेशन के टॉपिक में से काफी सारे बड़े बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब जो टैबुलर प्रेजेंटेशन है उसे बहुत ध्यान से आप लोगों ने पढ़ना। ओके, चलिए समझते हैं। व्हाट इज टैबुलर प्रेजेंटेशन? जब भी आप डेटा को टेबल की फॉर्म में, टेबल क्या होती है? जिसमें रॉज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। तो रॉज और कॉलम में आप डेटा जब लिखते हैं तो टेबल बन जाती है, जिसमें टेबल की हेडिंग भी होती है, टाइटल भी होता है, टेबल नंबर भी होता है, बहुत चीजें होती हैं। तो जब डेटा को टेबल की फॉर्म में रॉज और कॉलम में प्रेजेंट किया जाए, नॉन एज टेबुलर प्रेजेंटेशन, सबसे आसान अच्छा तरीका है।
कह रहे कि अ स्टैटिस्टिकल टेबल जो है इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज। वर्टिकल लाइंस को आप कॉलम बोल देते हो, हॉरिजॉन्टल को आप रोज बोलते हो। आपको पता होगा, देखो ये जो होती हैं ये रोज होती हैं, ये जो होते हैं आप कॉलम बोलते हो ना, मैम बोलते कॉलम बनाओ, सर बोलते कॉलम बनाओ, ऐसे बनाते हो आप। रॉ बनानी होती है तो ये रॉ होती है। तो रॉज और कॉलम से क्या बनता है बेटा? रॉज और कॉलम से टेबल बनती है। तो टैबुलर प्रेजेंटेशन यही होता है कि जब डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए। ओके, तो अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज टैबुलेशन, तो आप क्या बोलोगे? Tabulation involves the orderly and systematic presentation of numerical data in form designed to elucidate the problem under consideration. जिस चीज के बारे में आप डेटा बताना चाहते हो, फैक्ट्स बताना चाहते हो, तो उसको आप रोज और कॉलम में प्रेजेंट कर रहे हो, वो टैबुलर प्रेजेंटेशन है। वेरी वेरी सिंपल। पेपर में क्वेश्चन आता है कि टैबुलेशन जब आप करते हो तो टेबल बनाते हो, टेबल के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? यस, ये क्वेश्चन बन सकता है। टेबल के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? तो टेबल के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट होता है टेबल नंबर। जब भी आप टेबल बनाते हो दोस्तों, जब भी आप टेबल बनाते हो तो सबसे पहले आप टेबल के ऊपर टेबल नंबर लिखते हो। आप बोलोगे सर मैं तो नहीं लिखता। बेटा, अगर आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है, एक डायरी मेंटेन करनी है, बहुत सारा एक फाइल मेंटेन करनी है, वहां हर पेज पे टेबल है, तो आप ढूंढोगे कैसे बाद में टेबल को? जहां बहुत सारी टेबल्स बनाई जाती है ना, वह हमेशा पहले टेबल नंबर डालना चाहता था कि ढूंढने में टेबल को आसानी हो। ठीक है, जैसे आप इंडेक्स देखते हैं ना, ऐसे टेबल का भी इंडेक्स बन सकता है टेबल नंबर के थ्रू। So first of all, table must be numbered. Differing table must have different number. Example 1, 2, 3, etc. These numbers must be in the same order as the tables. टेबल नंबर जो है उस हिसाब से आपको इंडेक्स बनाना होता है। टेबल नंबर डालने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करोगे? आप टेबल को एक टाइटल दोगे जो शॉर्ट होगा, प्रिसाइज होगा और पूरे टेबल को प्रेजेंट कर रहा होगा कि टेबल के अंदर है क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्कूल में इकट्ठा कर रहा हूं डेटा अबाउट कि बच्चों की पॉकेट मनी कितनी है, तो मैं टाइटल क्या दूंगा टेबल को? कि एवरेज पॉकेट मनी ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। छोटा सा टाइटल होना चाहिए। अब टेबल बहुत बड़ी है, सिंगल, डबल, मैनीफोल्ड, बहुत तरह की टेबल होती है, तो उसकी बात मैं आगे जरूर करूंगा। तो टेबल को एक टाइटल जरूर देना है। जिस टेबल का टाइटल नहीं है, पता कैसे चलेगा कि टेबल किसके बारे में आप दे रहे हो? जब भी आप कहीं टेबल देखोगे जरूर देखना कि हर टेबल के ऊपर टाइटल जरूर होता है, अगर वो अच्छी टेबल है तो। टेबल मस्ट हैव अ टाइटल। टाइटल मस्ट बी रिटन इन बोल्ड लेटर्स। इट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ रीडर्स। टाइटल मस्ट बी सिंपल, क्लियर एंड शॉर्ट। अ गुड टाइटल मस्ट हैव द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। जब टाइटल आप दे रहे हो तो ध्यान रखें कि आप टेबल में क्या बता रहे हो, उसी के बारे में आप टाइटल दें। Time period of study, the place of study, nature of data. A good title should be short but complete in all respects. इसका मतलब क्या है? कि टाइटल छोटा हो पर टेबल के सारे डेटा को प्रेजेंट कर दे कि टेबल में ये है भाई। समझ गए? ऐसा टाइटल होना चाहिए। टाइटल के बाद दोस्तों दिया जाता है हेड नोट। अब हेड नोट क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अगर टाइटल पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा है, आपको लग रहा है टाइटल बहुत बड़ा बन जाएगा, तो बड़ा ना बनाए। आप टाइटल के नीचे छोटा सा एक सब टाइटल टाइप बना दी, जिसे हम बोल देते हैं हेड नोट। इट इज सप्लीमेंटेड विद द हेड नोट। तो हेड नोट कंप्लीट द इंफॉर्मेशन जो टाइटल नहीं कर पाया था। जो इंफॉर्मेशन टाइटल में नहीं आ पाई, लग रहा था आपको टाइटल बड़ा हो जाएगा, वो अपने हेड नोट में दे दी तो कंप्लीट हो गया। टाइटल को कंप्लीट करने के लिए हेड नोट हेल्प करता है। समझ गए? ऐसा मिलेगा कहीं ना कहीं आपको। एग्जाम्पल देखा होगा आपने, जैसे मैंने बोला कि एवरेज पॉकेट मनी का डेटा हम कलेक्ट कर रहे थे। अब पॉकेट मनी जो एवरेज है वो लगभग सबकी हजार में है, किसी की 1000, किसी की 1200, किसी की 2000। तो लिख दूंगा मैं इन 1000, फिगर्स इन 1000। ये एक नोट हो गया, एक्स्ट्रा कंप्लीट कर रहा है टेबल को। ठीक है, ओके। अब आती है बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आप टेबल में कॉलम देखते हो, आप टेबल में रॉज भी देखते हो। कॉलम की जो हेडिंग होती है ना, एग्जाम्पल में लिखा बॉयज की पॉकेट मनी, हेडिंग बना दी बॉयज। तो टेबल में कॉलम की हेडिंग को बोला गया कैप्शन, रॉ की हेडिंग को बोला गया स्टब्स। ध्यान से सुनना। स्टब्स आर द टाइटल गिवन टू द रॉज एंड कैप्शन इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम। कॉलम की हेडिंग को क्या बोलेंगे? कैप्शन।
रॉ की हेडिंग को बोलेंगे स्टब्स। तो स्टब्स और कैप्शन ये होते हैं। थोड़े से टेक्निकल वर्ड है, पर आपको 1 मार्कर क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी, आ सकता है कि स्टब्स क्या होता है, कैप्शन क्या होता है। आप बता दें कि टेबल के अंदर रॉ भी है, कॉलम भी है, तो कॉलम की हेडिंग को कैप्शन बोलेंगे, रॉ की हेडिंग को स्टब्स बोलेंगे। सी फॉर कैप्शन, सी फॉर कॉलम, ऐसे आप याद रखें, बहुत सिंपल है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टेबल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो टेबल के कंपोनेंट्स में क्या पढ़ा आपने कि टेबल नंबर होता है, टाइटल होता है, हेड नोट होता है ना, उसके बाद स्टब्स होते हैं, कैप्शन होते हैं। उसके अलावा आप सोचिए, जब भी टेबल बनती है तो टेबल के अंदर टेबल नंबर हो गया, टाइटल भी हो गया, हेड नोट भी हो गया, कॉलम की हेडिंग को कैप्शन बोल दिया, रॉ की हेडिंग को स्टब्स बोल दिया। उसके अलावा जो इतनी बड़ी टेबल है, इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, इसके अंदर डेटा लिखा जाएगा, 10, 20, 30, 40, 500, कुछ भी लिखा जाएगा। तो मेन चीज तो ये है ना टेबल में। मैं कह रहा हूं टेबल की जो मेन चीज है वो बॉडी है। बॉडी मतलब जहां पे आप स्टैट्स, डेटा, फैक्ट्स लिखोगे, नंबर्स लिखोगे। तो हम कहते हैं कि बॉडी और फील्ड मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा पार्ट जो टेबल का होता है वो होता है बॉडी और फील्ड। तो body of table means sum total of items in the table. Body is the most important part of table जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स लिखते हैं। और आपने ध्यान से कभी देखा हो टेबल के अंदर, तो इस तरह से एक एक सेल के अंदर डेटा लिखा होता है। तो जिसके अंदर डेटा लिखा जा रहा है उसको हम बोल देते हैं सेल। तो सेल मींस जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाती है उसे बोलते हैं सेल। बॉडी का एक पार्ट होता है। अब कभी कभी आपने ध्यान दिया हो कि टेबल के नीचे ना, टेबल के नीचे यहां छोटा सा फुट नोट लिखा होता है। फुट नोट का मतलब क्या होता है, आप मान लो कि फूड ग्रेन्स का डाटा इकट्ठा कर रहे हो, वीट, राइस, पल्सेस, ज्वार, बाजरा। ठीक है, आपने लिखा वीट, राइस, ज्वार, पल्सेस, बाजरा। लास्ट में लिख दिया अदर फूड ग्रेन्स। क्या लिख दिया, मिसलेनियस, अदर फूड ग्रेन्स। अब टेबल के नीचे आपको फुट नोट में बताना है कि अदर का मतलब है क्या। टेबल में कोई भी चीज ऐसी ना रह जाए जो रीडर को समझ में ना आए, इसलिए उस अदर वाले को भी आप समझा रहे हो टेबल के नीचे कि अदर मींस अदर फूड ग्रेन्स है, अपने आप समझ जाइए। तो टेबल में आप कंप्लीट जानकारी देंगे, तो फुटनोट मतलब आप एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं, क्लैरिफिकेशन के लिए किसी इंफॉर्मेशन को आप दिए हैं। उसके बाद लास्ट आता है सोर्स। सोर्स समझते हैं कि टेबल का डाटा हमने कहां से लिया, किसी वेबसाइट से लिया है, किसी मैगजीन से लिया है, किसी बुक से लिया, किसी पब्लिकेशन से लिया, किसी न्यूज़पेपर से लिया। तो वो आप सोर्स जरूर लिखें। क्या लिखा है इसके अंदर, कह रहा है व्हेन टेबल आर बेस्ड ऑन सेकेंडरी डाटा। अगर आपने डाटा कलेक्ट किया किसी सेकेंडरी सोर्स से, प्राइमरी नहीं कलेक्ट किया, तो पक्का आपने कहीं से कलेक्ट किया होगा। तो कहां से कलेक्ट किया, सोर्स में डाल दो कि मैंने इस पब्लिशिंग से कलेक्ट किया या इस मैगजीन से कलेक्ट किया, उसे बोल देते हैं हम सोर्स। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक था टेबुलर प्रेजेंटेशन या टेबुलेशन। पर अगर आपसे क्लास में पूछ ले एग्जाम में कि क्या डिफरेंस है टेबल में और टेबुलेशन में, बेटा टेबल तो रॉ कॉलम का एक कॉम्बिनेशन हो गया, टेबुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें टेबल बनाई जा रही है। कह रहे टेबुलेशन एक मेथड है डेटा को प्रेजेंट करने का, और टेबल तो एक एक फिगर है, एक बॉडी जिसके अंदर आप रॉ कॉलम बना रहे हो, डेटा डाल रहे हो। तो टेबुलेशन इज अ मेथड, टेबल एक पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखें टेबल रिजल्ट है टेबुलेशन का, और टेबुलेशन एक प्रोसेस है प्रेजेंटेशन का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, इसमें टेबुलेशन और टेबल में अलग अलग बातें होती हैं। तो टेबल का फॉर्मेट आपको दिख जाएगा यहाँ पर, बहुत ही आसान फॉर्मेट यहाँ बनाया हुआ है। इस फॉर्मेट से आप टेबल के कंपोनेंट्स को याद कर सकते हैं। टेबल के अंदर सबसे ऊपर क्या है, टेबल नंबर है, फिर टाइटल है, फिर अपना कॉलम की हेडिंग को कैप्शन बोलते हैं, रॉ की हेडिंग को स्टब बोलते हैं, फुट नोट, सोर्स, सब कुछ, बॉडी, सेल, सब लिखा है इसके अंदर। तो पेपर में अगर पूछे कि फॉर्मेट बनाओ तो आप फॉर्मेट में ही बना सकते हैं। ठीक है, मुश्किल नहीं रहेगा। उसके बाद आपको एक टेबल का एग्जांपल भी दिया, देखो पहले टेबल नंबर 1 लिखा है, टेबल नंबर हो गया, ये इसकी हेडिंग हो गई जिसको हम बोलते हैं क्या, टाइटल। ये आपका हेड नोट हो गया, ये कॉलम की हेडिंग हो गई, कैप्शन हो गई, ये रॉ की हेडिंग हो गई, ये स्टब्स हो गए, है ना, ये आपका फुट नोट हो गया, ये आपका सोर्स हो गया, ये आपके सेल्स हो गए, अंदर डाटा, ये पूरी बॉडी कहलाएगी। तो टेबल में सब कुछ, आज तक शायद आपको नहीं पता था कि ऐसा ऐसा होता है। आज आपको पता चल गया होगा कि टेबल के अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं। यस, इतने सारे कंपोनेंट होते हैं। तो टेबल, टैबुलर प्रेजेंटेशन, टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन, दोनों हम समझ गए हैं। पर पेपर में एक बहुत अच्छा बढ़िया सा क्वेश्चन अगर बने तो बन सकता है
कि जब टेबल बनाएं तो क्या क्या बातें आप ध्यान में रखें, गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल, या इस टॉपिक को हम बोल सकते हैं फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। एक अच्छी टेबल कौन सी होती है? देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टेबल में और फीचर्स ऑफ टेबल में, दोनों सेम नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। कंपोनेंट्स मींस पार्ट्स की टेबल के अंदर क्या क्या होता है, फीचर मींस टेबल को अच्छा बनाना है तो टेबल कैसे अच्छी बन सकती है, उसकी गाइडलाइन आपको बताई जा रही है, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है कि टेबल बहुत अच्छी बने आपकी, वो गाइडलाइंस है, उसे आप फीचर बोल सकते हैं। ये टेबल के फीचर्स जो हैं इनको बहुत अच्छे से लर्न करना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज्यादातर बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली गाइडलाइन ये होती है दोस्तों टेबल के फीचर्स में कि जो आप टाइटल दे रहे हैं ना, टाइटल जो होना चाहिए आपका कंप्यूटेबल होना चाहिए। व्हाट इज कंप्यूटेबल? कंप्यूटेबल मतलब ये होता है कि मैंने आपको बोला था कि जो भी डेटा आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं टेबल के अंदर, वो जो डेटा है उसके लिए जो आप टाइटल बनाएंगे, वो टाइटल ऐसा हो कि टेबल के जो आपने बॉडी दी है, फिगर्स दी है, डेटा दिया है, उससे बिल्कुल मैच कर रहा हो। मतलब टाइटल बता दे कि डेटा जो है इसके बारे में और डेटा उसी के बारे में हो, तो आपकी प्रॉब्लम को जो है ना वो टाइटल अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा। मेन बात ये है। ठीक है, बाकी शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, टाइटल शुड बी कंप्लीट होना चाहिए कि पूरी टेबल की जानकारी आपको टाइटल दे ही दे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ऐसा टाइटल आपका होना चाहिए। दूसरी गाइडलाइन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो क्या है? जैसे कि आप देखते हो आपकी टेबल के अंदर जब लिखा होता है डेटा, जैसे कि यहां पर लिखा है कि राइस, व्हीट, अदर्स, तो जब भी आप टेबल बनाते हैं ना, आपके टेबल में बहुत सारे डेटा होते हैं। मान लो आपको, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा था कि पॉकेट मनी का डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं और आप कंपेयर करना चाहते हैं कि बॉयज और गर्ल्स, या फिर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि रूरल और अर्बन, तो आप जिस चीज को कंपेयर करना चाहते हैं ना वो चीज क्लोज लिखी हो। जैसे मैंने रूरल अर्बन एक साथ लिखा है, अब अर्बन में यहां लिखता, रूरल में यहां लिखता, तो कंपैरिजन कैसे करता है इतनी दूर से? तो कंपैरिजन तब आसान होता है जब क्लोज लिखे हो डेटा, जिसे आप कंपेयर करना चाहते हो उसे आप क्लोजली लिखो। यानी कि गांव और शहर दोनों को आपने एक साथ लिखा तो कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा टेबल में। आप कंपेयर करना चाहते हैं पहला कॉलम और आखिरी कॉलम, तो उनको आप अलग अलग ना बनाए, आप उनको हो सके तो क्लोज बनाए ताकि कंपैरिजन जो आपका आसान हो जाए। ये बात आप ध्यान रखें बेटा। ठीक है, उसके बाद अगली गाइडलाइन ये होती है कि डेटा जब आप प्रेजेंट करते हो टेबल के अंदर, तो टेबल में कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिन पे स्पेशल आपको जोर डालना पड़ता है कि दिखाना होता है कि मेरी टेबल में ये डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिखाना चाहते हो कि मेरी टेबल में ये डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप कैसे दिखाएंगे? आप उस डेटा को स्पेसिफिक उस फील्ड को बोल्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बोल्ड, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं कि सबको दिखे इस पे फोकस करना चाह रहा है ना? तो सम आइटम्स इन द टेबल जो होते हैं उनको जरूरत होती है स्पेशल फोकस की, तो उनको आप कैसे करें? उनको आप बोल्ड करते हैं। या फिर एक सही तरीका ये है कि बोल्ड के साथ साथ या तो उन्हें आप एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखें या फिर एक्सट्रीम राइट में लिखें, ताकि हाँ दिखे कि सबसे पहले ध्यान उस पर ही जाए। तो ये चीज आप टेबल में ध्यान रखें। दूसरी बात जो बहुत लोग गलती करते हैं वो ये है कि टेबल आपकी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए कि बहुत मुश्किल हो देखना डेटा को, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। टेबल का साइज शुड बी आइडियल, ना छोटी ना बड़ी। आप जब टेबल बना रहे होते हैं ना, तो पहले एक रफ स्केच कर लें कि टेबल कैसे बनेगी, फिर आप फेयर बनाएं। तो टेबल का साइज जो है शुड बी आइडियल, ना बहुत बड़ी टेबल होनी चाहिए ना बहुत छोटी होनी चाहिए। ठीक है, आप इस तरह टेबल को बनाएं। और रॉज और कॉलम जो होते हैं वो उनका साइज बराबर बराबर होना चाहिए, आप ध्यान रखें। एक और गाइडलाइन ये है कि जब आप रॉ की हेडिंग डालते हैं, जैसे आप स्टब्स बोलते हैं, रॉ हेडिंग क्या बोलते हैं? आप स्टब्स बोलते हैं। तो अगर रॉ बहुत लंबी हो गई है तो स्टब्स मे बी गिवन एट द राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपने इस टेबल में देखा कि यहां पर लिखा हुआ है वीट। अब वीट का जो डेटा है वो मान लो यहां भी है, बहुत लंबा जा रहा है, बहुत लंबा जा रहा है, टेबल बहुत बड़ी होगी, तो आखिरी में फिर से आप लिख दें यहां पर वेट, ताकि जब बंदा फिंगर से देखते हैं ना ऐसे ऐसे ये कितना कितना डेटा है, आखिरी में पता नहीं चलता कि वीट का ही है क्या। तो आप आखिरी में भी वीट लिख रहे हैं राइट में, लेफ्ट में भी आप वीट लिख रहे हैं, तो
उससे आसानी होगी कि हाँ ये लाइन पूरी रो पूरी रीड की है, लेफ्ट में भी हेडिंग राइट में भी हेडिंग, इससे आसान हो जाता है कि हाँ ये एक ही लाइन है। समझ रहे हो, पूरी रो बहुत लंबी रो अगर हो गई है तो लेफ्ट में भी हेडिंग राइट में भी हेडिंग, समझ रहे हैं, वो बहुत आसान हो जाता है। ऐसे हम कैप्शन में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं। कॉलम बहुत लंबा है तो ऊपर भी हेडिंग नीचे भी हेडिंग, तो आसान हो जाएगा ना कि हाँ हम कंपैरिजन आसानी से देख पा रहे हैं, डेटा सही चुन पा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इसको बच्चे समझ नहीं पाते। शायद आप समझ गए होंगे अच्छे से कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, टेबल में कई बार हम क्या करते हैं, मान लो हम डेटा इकट्ठा नहीं कर पाए किसी चीज का, या हमें नहीं मिल पाया, ठीक है, हम उस पर जीरो ना डालें। जीरो मतलब कि वैल्यू ही जीरो है, उस पर डालें नॉट अवेलेबल या फिर डैश, कि डाटा हम इकट्ठा नहीं कर पाए, अवेलेबल नहीं है डाटा, तो डैश डालें, जीरो नहीं डालें। जीरो मींस रीडर समझ सकता है कि डाटा ये जीरो ही था, वैल्यू जीरो थी। तो जीरो का यूज तब करना है जब एक्चुअल में वैल्यू जीरो, और आप डाटा अवेलेबल नहीं है आपके पास, इकट्ठा नहीं कर पाए, तो आप डैश लगाएं या फिर नॉट एप्लीकेबल। इस बात को खास ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट इज, जब हेडिंग डालते हैं तो हेडिंग शुड जनरली बी रिटन इन सिंगुलर फॉर्म, ये ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल, in the columns indicating goods, the word goods should be used, not goods. Plural सेंस में हेडिंग नहीं होती, सिंगुलर सेंस में हेडिंग होती है, आप ध्यान रखें, बहुत सिंपल सा है। और शायद ये समझाना ना पड़े मेरे को अगला पॉइंट, कि टेबल में कभी भी आप शॉर्ट फॉर्म्स यानी कि एब्रीवेशन का यूज ना करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको गवर्नमेंट लिखना है तो GOVT ना लिखें। एब्रीवेशंस जब लिखते हैं तो कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि मतलब क्या है। जैसे एग्जांपल, आप टेबल देखते हो, कई बार लिखा होता है SC BC ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, तो कई लोगों को नहीं पता होता कि GN का मतलब क्या है। तो आप पहली बात तो एब्रीवेशन यूज ना करें, अगर करते हैं तो टेबल के नीचे एब्रीवेशन को बड़ा करके लिखें, फुल फॉर्म, इसका मतलब ये था। तो क्लैरिफिकेशन देनी बहुत जरूरी। देखो कई लोगों को नहीं पता होता क्या है, सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते ना यार, कुछ तो नॉलेज देनी पड़ जाती है। तो एब्रीवेशन यूज ना करें, यूज करते हो तो आप फिर उसका पूरा क्लैरिफिकेशन लास्ट में टेबल के नीचे दे सकते हैं। दूसरी चीज, आपने जब टेबल के कंपोनेंट्स पढ़े थे तो वहां पढ़ा था कि फुटनोट देना है। फुटनोट क्या होता है, अगर हम कुछ डाटा लिख रहे हैं उसमें लिखा है अदर्स, तो अदर्स का मतलब क्या, हमने क्लैरिफाई कर दिया, अदर फूड रेंज। तो फुटनोट जो होता है ना, वो तभी देना है जब जरूरत हो। अगर आपकी टेबल में राइस है, वीट है, बाजरा है, पल्सेस है, अदर का कुछ है ही नहीं, तो क्यों देना फुटनोट, किसी क्लैरिफिकेशन दोगे आप। क्लैरिफिकेशन तब दोगे जब कुछ हो, जब कुछ है नहीं क्लैरिफिकेशन किस चीज की, तो फुट नोट तब दो जब जरूरत है। ठीक है, उसके बाद टेबल में आप यूनिट्स जरूर यूज करें। अगर आपके फिगर्स लाख्स में है तो आप ऊपर लिखें इन लाख्स हेड नोट में, अगर आपकी 1000 में है तो लिखें 1000। तो पता होना चाहिए कि किस टर्म में, किस यूनिट में आपके फिगर्स हैं आंसर, ताकि रॉन्ग ना हो जाए। और भी कई लोग मीन निकाल रहे होते हैं, मीडियन निकाल रहे होते हैं, परसेंटेज निकाल रहे होते हैं, तो आंसर रॉन्ग ना हो। आप प्रेजेंटेशन पूरी पूरी दें, कंप्लीट जानकारी दें। और टेबल में जरूर लास्ट में टोटल का कॉलम होना चाहिए, अगर डाटा है तो टोटल जरूर लिखें, ग्रैंड टोटल, वो अच्छा रहता है। और हो सके तो परसेंटेज और रेशो भी निकाल कर दे दे, ताकि टेबल आपकी कंप्लीट हो जाए। किसी को परसेंटेज देखनी होती है, परसेंटेज निकालनी नहीं पड़ेगी उसको दी हुई है परसेंटेज ना, तो परसेंटेज या फिर रेशो जो आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, ताकि टेबल आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए। दिस इज कॉल्ड गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ गुड टेबल। तो अगली बार जब टेबल आप बनाएं तो ये बातें ध्यान में रखें। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन कितनी अट्रैक्टिव होती है। इससे भी अट्रैक्टिव ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है बेटा। ठीक है, तो इस पे आप अभी ध्यान दें कि गाइडलाइंस क्या थी, अच्छे से इसको पढ़ें। उसके बाद हमारे पास अभी थोड़े से और बचे हैं गाइडलाइंस, मेरे को लगा खत्म हो गए, बट हाँ ये भी आसान है। आपको सिर्फ 6 मैक्सिमम लर्न करने होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 6 मार्क्स का बन सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, आपको सारे पता होने चाहिए। तो टेबल में एक सबसे बड़ा फीचर यहाँ गाइडलाइन दिया हुआ है, extent of approximation. If some approximate figures have been used in the table, the extent of approximation must be noted. This may be indicated that top of the table as a part of head note, or that foot of the table also as footnote. कभी कभी हम देते हैं अप्रोक्स आइडिया, तो अप्रोक्स का बता दो कि कहां तक अप्रोक्स आप देख रहे हो, अप्रोक्स की एक वैल्यू बताओ कि अप्रोक्स कहां तक लिया जा रहा है। ठीक है, ये भी आप बताएं। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात थी कि जब भी आप टेबल बनाते हैं, अगर आपने सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया है, प्राइमरी नहीं,
तो कहां से कलेक्ट किया उसको आप डालते थे सोर्स में। तो कह रहे सोर्स ऑफ डेटा मस्ट बी नोटेड एट द फुट ऑफ टेबल, कहीं आप ऊपर नोट कर दें। कई लोग टेबल के ऊपर देते हैं सोर्स, ऊपर नहीं देना चाहिए, हमेशा देना चाहिए नीचे, हो सके तो लेफ्ट में। तो नोट जो देना है आपको, सोर्स जो देना है आपको, वो टेबल के नीचे दे, फुट मतलब नीचे। इट इज जनरली नोटेड नेक्स्ट टू द फुट नोट, फुट नोट के बाद होता है सोर्स, पहले सोर्स नहीं होता, पहले फुट नोट होता है फिर सोर्स होता है। तो आप इसकी स्टेप्स भी फॉलो करें, पहले आप सोर्स ना दे दें, पहले फुट नोट दें, फिर आप सोर्स दें, नीचे ही दें, एक्सट्रीम लेफ्ट में कोशिश करें कि हो सके तो वहां पर दें। कॉलम का साइज, कई बार क्या होता है ना, टेबल जब बनती है तो कॉलम बनते हैं, रोज बनते हैं, हर बार बनते हैं, तो कॉलम के साइज अलग अलग ना हो, टेबल बड़ी अजीब सी लगती है। कॉलम का साइज शुड बी सेम, ब्रेथ लेंथ सेम होनी चाहिए, वरना टेबल बहुत अजीब सी लगेगी। ठीक है, उसके अलावा आपके टेबल सिंपल, इकोनॉमिकल और अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि हर बंदा टेबल को समझ पाए, इजीली बना पाए, देख पाए, इवेल्युएशन कर पाए, एनालाइज कर पाए। ये आपकी गुड क्वालिटी होती है टेबल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टैबुलर प्रेजेंटेशन में व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ गुड टेबल। इस क्वेश्चन के चांस होते हैं आने के, तो आप ढंग से इसको पढ़ें, आ सकता है एग्जाम। ठीक है, छोड़े नहीं इस क्वेश्चन को, छोड़ना कुछ भी नहीं है, चैप्टर बहुत छोटा सा, बड़ा चैप्टर नहीं है ये। अब आपको एक अच्छी बात बता दो, गुड न्यूज दे दो, कि जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन के टाइप्स, ज्योग्राफिकल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, स्पाशियल पढ़ी है ना ये सब, तो उसी की तरह सेम टॉपिक फिर से आ रहा है, ऑलमोस्ट वैसा, कि काइंड्स ऑफ टेबल, कौन कौन से तरह के टेबल हो सकती हैं। टेबल कई तरह की होती हैं, पर्पस के हिसाब से, ओरिजिनलिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, बहुत सारे टेबल सकते हैं। तो टेबल के हम टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उन टाइप में आप पढ़ेंगे 3 टाइप, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। इन 3 टाइप में अंदर और भी टाइप हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक जो था हमारा, वो था कि थ्योरी कि टेबल क्या होती है, टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है, टैबुलेशन को आप क्या बोलते हो, क्या फर्क है टेबल टैबुलेशन में। फिर हमने पढ़ा कि टेबल की जो होती है वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, टेबल के गुड फीचर्स क्या है बनाने के, हम बोलते हैं उसको गाइडलाइंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि टेबल कितने कितने टाइप की हो सकती है। वैसे तो 3 टाइप है, पर तीनों टाइप के बाद हर टाइप के अंदर 2-2 टाइप एटलीस्ट और हैं, और जो कंस्ट्रक्शन वाली टेबल है उसके अंदर तो सब टाइप भी और हैं 3। इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो आप पढ़ेंगे इसे मत समझो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, आगे आने वाला टॉपिक अब जो अब तक हमने किया उससे भी आसान है, क्योंकि आप पहले एक बार पढ़ चुके हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जितना हमने अब तक किया इसे गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से करिएगा। टेबल का फॉर्मेट हो सके तो लर्न कर लो, बनाना पड़े तो कहीं बना देना। फॉर्मेट के अलावा एक टेबल भी आप याद कर लो कि इस तरह से आप बना सकते हो, एग्जाम्पल देने के लिए एग्जाम में कि हाँ मेरे को आती टेबल बनाने के लिए। और उसके कंपोनेंट्स कोई 6 याद कर लेना, मैक्सिमम 8 याद करोगे, ताकि 2 आप भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में लिख पाओगे। टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन के ड्रॉबैक्स आराम से कर लो, जरूरी है, ड्रॉबैक्स पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज अबाउट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से पहले हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। तो ये चैप्टर जो अब तक पढ़ रहे हैं आप, थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। थ्योरी के बाद जब आप चैप्टर नंबर 6 पे आएंगे, 7 पे आएंगे, वहां से ग्राफ शुरू हो जाएंगे, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, बार डायग्राम, बहुत सारे पाई डायग्राम, ऑजाइव्स, मजा आएगा करने में। और वो एक क्वेश्चन 6-6 मार्क्स, 5-5 मार्क्स में ऐसे आते हैं, तो बहुत ज्यादा चांस होता है स्टैट्स में मार्क्स स्कोर करने का। उसके बाद तो आप प्रॉपर न्यूमेरिकल्स पे आ जाओगे चैप्टर नंबर 9 से, मीन, मीडियन, मॉड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर। तो अभी बहुत कुछ पेंडिंग है। आप शुरू से लेकर एंड तक स्टार्टिंग से पढ़ते रहो, जो पढ़ा रहा हूं उसे साथ साथ पढ़ते रहो कि आगे कोई दिक्कत आपको ना आए। बाद में बर्डन बहुत इकट्ठी हो जाती है कि अब इकट्ठा कैसे पढ़े। ठीक है, तो अब हम चलते हैं टेबल के काइंड्स पे। मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें, सिर्फ इतना बताऊंगा कि टेबल के काइंड्स में मेन 3 टाइप्स कौन कौन से, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शंस। चलिए समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू पर्पस टेबल कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्पस की। पर्पस का मतलब क्या होता है? कई बार क्या होता है कि हम जब कोई हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है स्टडी का, तो उस ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम टेबल बनाते हैं, और कई बार वही एक टेबल बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए यूज हो जाती है। मैं एग्जांपल दूंगा आपको बहुत अच्छा।
जब इंडिया का सेंसस होता है, सेंसस, तो सेंसस के टाइम पे पॉपुलेशन सेंसस के टेबल बनाई जाती है, तो वो टेबल मैं कह रहा हूं कितनी सारी प्रॉब्लम में यूज होती होगी। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बहुत यूज करते हैं उस टेबल को। तो कई टेबल ऐसी होती हैं जिनको हम सेम तरीके से कई जगह यूज कर सकते हैं जर्नली, और कुछ होते हैं स्पेशल पर्पस टेबल की हम स्पेशली बनाए यूज ले रहे हैं, उसको हम कहीं यूज कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है एक तो है जर्नल पर्पस टेबल। कौन सी टेबल? जर्नल पर्पस टेबल। जर्नल पर्पस टेबल इज दैट टेबल which is of journal use. It does not serve any specific purpose, but these tables are just data bank for the use of researchers of their various studies. These tables are generally attached to some official report like Census Report of India. These are also called reference table. कहीं पर भी नहीं आया कि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाए, इसका यूज कहीं भी आप कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो टेबल स्पेशल पर्पस टेबल होते हैं, स्पेशल पर्पस टेबल इज दैट टेबल which is prepared for specific purpose in mind. Generally, these are small tables limited to the problem under consideration. In these table, data are presented in the form of analysis. That is why these table also called summary tables, छोटी टेबल। मैं आपको अब तक एग्जांपल दिए जा रहा हूँ इस चैप्टर में। मैंने क्लास में एवरेज पॉकेट मनी लोगों इकट्ठी करनी, बताना है बच्चों की कितनी कितनी है। तो एवरेज पॉकेट मनी का यूज जो मैं कर रहा हूँ अपने प्रॉब्लम के लिए कर रहा हूँ कि क्या खर्चा करते होंगे, कैसे इनका लाइफस्टाइल होगा, तो इसका यूज मैं ज्यादा जगह नहीं कर सकता। एक स्पेशल पर्पस टेबल है, तो जो टेबल किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए ही बनाई जा रही है उसका यूज बाद में कहीं हो नहीं सकता है, बहुत कम जगह होगा तो मॉडिफिकेशन करेंगे भी तो बहुत दिक्कत आएगी। उन्हें बोलते हैं स्पेशल पर्पस टेबल या फिर समरी टेबल। लेकिन जो जर्नल पर्पस टेबल है, बहुत बड़ी टेबल होती है, उन्हें रेफरेंस टेबल तक बोल देते हैं, उसका यूज कई जगह पर हो सकता है। तो बहुत आसान टॉपिक था कि टेबल जो पर्पस के हिसाब से होती है वो दो तरह की होती है, जर्नल पर्पस टेबल, एक और नाम था इसका कौन सा, रेफरेंस टेबल, और स्पेशल पर्पस टेबल मतलब कि समरी टेबल। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान। अब बात करते हैं टेबल्स अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। बड़ा ही आसान है, बहुत शॉर्ट है, इसे खत्म कर देते हैं एक बार हम। टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी कह रहे कि कुछ टेबल ऐसी होती है जो ओरिजिनल होती है, मतलब कि आपने आज डाटा इकट्ठा किया और एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, जैसे आपने कलेक्ट किया वैसे आप प्रेजेंट कर दिया। कह रहे ओरिजिनल टेबल इज दैट in which data are presented in the same form and manner in which they are collected. जैसे कलेक्ट किया वैसे का वैसे टेबल के अंदर प्रेजेंट कर दिया, दैट्स इट। कुछ परसेंटेज नहीं निकाला, कोई एवरेज नहीं निकाला, कोई रेशो नहीं निकाली, कोई मोड नहीं निकाला, कोई मीडियन नहीं निकाला, कुछ नहीं निकाला। अगर उस टेबल से आप फर्दर एक और टेबल बना रहे हैं, उस टेबल का यूज करके आप उसमें से एवरेज भी निकाल रहे हैं, रेशो भी निकाल रहे हैं, मीन भी निकाल रहे हैं, मॉड भी निकाल रहे हैं, फिर बन जाती है वो डिराइव्ड टेबल, ठीक है। तो डिराइव्ड टेबल इज दैट टेबल in which data are presented, data are not presented in the form of analytic collected, but उनको मॉडिफाई करके, उनके परसेंटेज निकाल के, रेशो निकाल के, मीन निकाल के फिर आप टेबल बना रहे हो। देखो बन तो पहली वाली सही रही है, जो ओरिजिनल टेबल थी उसका यूज करके ही तो आप मीन निकालोगे, परसेंटेज निकालोगे, रेशियो निकालोगे। जो टेबल दूसरी बनेगी उसे बोलेंगे सेकेंडरी टेबल या फिर डिराइव टेबल, इसे आप ध्यान रखें। तो डिराइव टेबल वो है जो ओरिजिनल टेबल से बनाई गई है। फर्क क्या है दोनों में कि डिराइव टेबल के अंदर हमने और फर्दर एनालिसिस भी किया है, रेशियो निकाला है, परसेंटेज निकाला है, ये बातें भी आप इसमें बता सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल्स अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी कौन सी होती है और अकॉर्डिंग टू पर्पस कौन सी होती है। अब इस फ्लो चार्ट पे फिर से आ जाओ। हमने अकॉर्डिंग टू पर्पस में जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस टेबल पढ़ ली है, और अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी के अंदर ओरिजिनल टेबल और डिराइव टेबल पढ़ ली। अभी हमारा बाकी है ये वाला टॉपिक, प्लस इसके अंदर थोड़े से न्यूमेरिकल भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर असेंशियल प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 8 क्वेश्चन मेरे को दिख रहे हैं। ये 8 क्वेश्चन आपके लिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इनको आप चैप्टर करने के बाद आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो पहले हम चैप्टर खत्म करेंगे फिर हम इस पे आएंगे। ओके, शुरू करते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपको होमवर्क में मिलेंगे आज।
तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं तो टेबल की जो फॉर्म है वो दो है। एक तो है सिंपल और वन वे टेबल, दूसरी है कॉम्प्लेक्स टेबल। देखो आप यहां पे मिलेगा आपको सिंपल और वन वे टेबल, दूसरी है कॉम्प्लेक्स टेबल। अब जो कॉम्प्लेक्स टेबल है उसका नाम कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि उस टेबल के अंदर मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है, जैसे कि टू वे टेबल यानी डबल टेबल, ट्रिपल यानी थ्री वे टेबल, मेनी फोल्ड मतलब तीन से ज्यादा अगर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टेबल में तो थ्री वे टेबल भी बन सकती है, मेनी फोल्ड बन सकती है, यानी कि चार पांच भी फीचर हो सकते हैं टेबल के अंदर। तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से टेबल काफी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। तो हम सारी पढ़ेंगे अभी, आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन जो होती है टेबल, उसके अंदर सिंपल या वन वे टेबल कौन सी होती है। ठीक है, जितना हमने पहले किया था वो सब थ्योरी था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, उसके बाद ही आप आज क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल और वन वे टेबल क्या होता है? A simple table is that table which shows only one characteristic of the data। जिस टेबल के अंदर सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक बताई जाए या एक एट्रीब्यूट बताया जाए, एक क्वालिटी बताया जाए, उसको बोलते हैं हम सिंपल टेबल या फिर वन वे टेबल। फॉर एग्जाम्पल जो टेबल आपको दी हुई है, टेबल नंबर 2 बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल टेबल। यहां पर कॉलेज के स्टूडेंट्स को शो किया गया अकॉर्डिंग टू क्लास। क्लास 11th में कितने स्टूडेंट्स हैं, बीए में कितने स्टूडेंट्स हैं, बीए सेकेंड ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं, बीए थर्ड ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहां पे दी हुई है क्लास। यहां पर सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक्स हुई है क्लास के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल टेबल है, वन वे टेबल। अगर इसी टेबल में मैं आपको बोलूं कि आप जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपको दिए हुए हैं इसे रूरल और अर्बन के हिसाब से भी डिवाइड कर दो, तो यहां पर बेटा दो करेक्टरिस्टिक हो जाएंगी, दो फीचर हो जाएंगे, तब ये सिंपल टेबल नहीं कहलाएगी, तब ये टू वे टेबल या फिर आपकी डबल टेबल कहलाएगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंपल टेबल की। जब सिंपल टेबल की बात होती है या वन वे टेबल की बात होती है तो आप एक ही कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हो बस, जैसे कि इस टेबल में दिया गया आपको। अगर बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स टेबल की, जब तक टेबल में एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक क्वालिटी है, तो सिंपल टेबल है। लेकिन अगर एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है तो उसे हम डबल टेबल, ट्रिपल टेबल, फोर वे टेबल, फाइव वे टेबल में कैसे भी बन सकती है, तो वो कॉम्प्लेक्स टेबल का पार्ट बन जाती है। तो कॉम्प्लेक्स टेबल की डेफिनेशन को आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में? आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स टेबल इज वन विच शोज मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। On the basis of characteristic, these table may be further divided to अलग अलग क्लासेस, जैसे कि सबसे पहला डबल टेबल और टू वे टेबल। आप बताओ प्यारे बच्चों, सिंपल टेबल क्या थी? जिस टेबल में आपने सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक को शो किया था, ठीक है, एक क्वालिटी को शो किया था, वो सिंपल टेबल थी। अब आ गए हम कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स में दो करेक्टरिस्टिक्स, तीन करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। अगर दो तक हो तो डबल वे टेबल, तीन हो तो ट्रिपल टेबल, तीन से ज्यादा हो तो मेनी फोल्ड में आ जाती है। तो टू वे टेबल कौन सी होती है? आपको ना खास बात ध्यान ये रखनी है, जब भी एग्जाम में आप समझा रहे होंगे ना इस टॉपिक को, तो आप एग्जाम्पल जरूर दें, क्योंकि एग्जाम्पल से मार्क्स मिलते हैं, एग्जाम्पल के ही आपके मार्क्स हैं। एग्जाम्पल में आप टेबल बना सकते हैं। तो कह रहे कॉम्प्लेक्स टेबल इज वन विच शोज मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक शोन। टेबल आपको बता रहे हैं दो वे और थ्री वे। टू वे में क्या होगा? टू वे टेबल इज दैट टेबल विच शोज टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल कह रहे कि यहां पर आपको टेबल जो बन रही है अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड क्लास, दो फीचर यहां पर है, एक तो जेंडर के हिसाब से कि मेल होगा या फीमेल, और दूसरा क्लास के हिसाब से। यहाँ पे दो चीजें आ गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्लास पहले थी क्लास सिर्फ, अब क्लास के साथ साथ सेक्स भी आ गया, मतलब एज अपना जेंडर भी आ गया। तो देखो ध्यान से, आपको क्लास भी गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी है, और यहां पर बॉयज एंड गर्ल्स हो गया सेक्स के हिसाब से, मेल है या फीमेल, बॉयज है या गर्ल। दूसरा आपका क्लास को दिखाई रहे हैं, तो क्लास एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, जेंडर दूसरा हो गया। तो जहां पर आपको दो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई जाए उसे बोलते हैं टू वे टेबल।
ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान दें। अब समझ गए होंगे आप कि ट्रिपल टेबल में क्या होगा। अ ट्रिपल टेबल इज दैट टेबल इन विच 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा आर शोन। क्लास भी है, ठीक है, जेंडर भी है। देखो मैं नंबर डाल देता हूं, ये आपका क्लास और इनको मिला के आपका दूसरा नंबर जेंडर। जेंडर लिख लो, यहां पे आप सेक्स लिख सकते हो। और तीसरा आपका हो गया रूरल या अर्बन, ये हो गया आपका ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से। तो एरिया, क्लास और सेक्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक यहां पर हो गई है, बॉयज, गर्ल्स, रूरल, अर्बन। ठीक है, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक जहां शो कीजिए उसे बोलते हैं ट्रिपल टेबल या 3 वे टेबल। तो मेनी फोल्ड का मतलब क्या है? मेनी फोल्ड का मतलब ये बेटा कि ट्रिपल के बाद 4 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं। तो मेनी फोल्ड टेबल इज दैट टेबल which shows more than 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। तो टेबल जो 5 बनाई हुई है यहां पे आपको देखो ध्यान से, एक तो क्लास है, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई, दूसरा एरिया है, तीसरा जेंडर है, 3 तो ये हो गए। उसके अलावा मैरिटल स्टेटस के हिसाब से मैरिड या फिर अनमैरिड भी दिखा दी। तो यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो सबसे पहला आपका सेक्स, दूसरा क्लास, फिर हैबिटेशन मतलब गांव या शहर, और दूसरा मैरिटल स्टेटस मतलब अनमैरिड है या मैरिड। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर 4 कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, इसे बोलते हैं फोर वे टेबल। ये मैनीफोल्ड के अंदर आ जाएगी, 3 से ऊपर हो तो इस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन बन सकता है कि मैनीफोल्ड टेबल बनाओ, ये बनाओ बनाओ। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो अब तक हमने सीखा कि टेबल के काइंड्स में कंस्ट्रक्शन के हिसाब से टेबल कैसे कैसे हो। बहुत सिंपल था, आसान था, मुश्किल कुछ नहीं लगा मुझे यहाँ पर। अब हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, टॉपिक फिर से रिपीट हो रहा है, ध्यान देना। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था व्हाट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, याद है आपको? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन वो होती है जब आप डेटा को एट्रीब्यूट्स यानी क्वालिटी के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है कि मेल, फीमेल, रूरल, अर्बन। ऐसी टेबल में आप क्या देख रहे हो? एक तो हो गया आपका सेक्स के हिसाब से मेल है या फीमेल, दूसरा आपका हो गया एरिया के हिसाब से गांव से बिलोंग करता है, शहर से। तो ये एट्रीब्यूट्स है। ऐसी टेबल को बोलते हैं क्वालिटेटिव टेबल, ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स दिखाए जाते हैं। उसके अलावा एक टेबल होती थी क्वांटिटेटिव टेबल, जहां सिर्फ और सिर्फ नंबर्स दिखाए जाते हैं। 20 से लेके 30 के बीच में 3 बच्चों के मार्क्स आए, ये भी क्वांटिटी की फॉर्म में, ये भी क्वांटिटी की फॉर्म में। 30 से लेके 40 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, ये भी क्वांटिटी की फॉर्म में, ये भी क्वांटिटी की फॉर्म में। जहां पे क्वांटिटी की फॉर्म में सब कुछ दिखाया जा रहा है और मीनिंग लिखा हुआ है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन होती है जब डेटा को क्लासिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दोनों क्वांटिटी है, इसे बोलेंगे क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये आप सब पहले पढ़ चुके हो, फिर से रिपीट हो रहा है बच्चों। आपने पढ़ा था ना टेम्पोरल क्लासिफिकेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू टाइम। तो जब भी डेटा को टाइम के हिसाब से, डेटा को टाइम के हिसाब से क्लासिफाई किया होगा, जैसे यहां पर लिखा है ईयर 2015, 2016, 17, 18, यहां टाइम के हिसाब से आपको सेल बताई हुई है। तो टाइम इज टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, इसको आप ध्यान से करें, सारा कुछ सेम है, वैसे तो रिपीट हो रहा है। फिर थी एरिया के हिसाब से, आपको याद है एरिया वाले को हम स्पाशियल बोलते थे। तो स्पाशियल क्लासिफिकेशन वो है जहां पे एरिया के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से डेटा को क्लासिफिकेशन। मैंने बोला कि एग्जाम्पल में को याद आ गया कि बाइसिकल बनाने वाली कितनी फर्म्स हरियाणा में है, कितनी पंजाब में, ऐसे पढ़ा था ना आपने, तो एरिया के हिसाब से था। पढ़ते हैं, इन स्पाशियल क्लासिफिकेशन प्लेस या लोकेशन जो है वो मेन कंपोनेंट बन जाता है। हम प्लेस या लोकेशन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। वो विलेज हो सकती है, टाउन हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, स्टेट हो सकती है, कंट्री भी हो सकती है। तो इस टेबल में कंट्री के हिसाब से आपको दिया हुआ है कि यूएसए में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। यूके में कितने हैं, इंडियन स्टूडेंट की बात हो रही है, इंडिया के बच्चे यूके में कितने हैं, यूएसए में कितने हैं, जापान में कितने हैं, रशिया में कितने हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं। तो यहां पर सब कुछ लोकेशन के हिसाब से दिया हुआ है। अब यहाँ पे कंट्री है, टाउन हो सकता था, स्टेट हो सकती थी, विलेज हो सकती थी, कुछ भी हो सकता है, बस एरिया होना चाहिए। तो जब भी डेटा को एरिया के हिसाब से यानी लोकेशन के हिसाब से क्लासिफाई किया जाए, उसको बोलते हैं हम स्पाशियल क्लासिफिकेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे पूछते हैं बेटा कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ टैबुलर प्रेजेंटेशन,
तो आप बोलेंगे भाई टैबुलर प्रेजेंटेशन जो होती है टेक्सचुअल से तो बेटर ही होती है, क्योंकि टैबुलर प्रेजेंटेशन के अंदर जो डाटा होता है वो सिंपल फॉर्म में होता है, टेक्सचुअल की तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होता कि पढ़ा ही ना जाए और हम समझ ना पाए उसको। तो टैबुलर प्रेजेंटेशन की पहली मेरिट ये है कि जो डाटा होता है वो सिंपल एंड ब्रीफ फॉर्म में प्रेजेंट किया। पढ़ते हैं इसको। कह रहे टैबुलर प्रेजेंटेशन is perhaps the simplest form of data presentation. Data, therefore, are easily understood. Also, a large volume of data can be classified in simple form, brief form. ये बहुत बड़ा फायदा है टेबल का कि बहुत सारा डेटा भी हो ना तो टेबल में जब डाल देते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, छोटा लगता है, ब्रीफ लगता है। तो टेक्सटुअल से बेटर ये टेबल, क्योंकि यहाँ पे डेटा सिंपल और ब्रीफ फॉर्म प्रेजेंट आसानी से आप कर सकते हो। दूसरी मेरिट टैबुलर प्रेजेंटेशन की दूसरी मेरिट ये है कि टेबल में कॉलम्स होती हैं, रोज होते हैं। जब कॉलम और रोज होती हैं तो सोचो कंपैरिजन करना कितना आसान हो जाता है। तो टेबुलेशन की अगर फॉर्म में आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो टैबुलेशन की मदद से आप इजीली डाटा को कंपेयर कर सकते हैं, और कंपैरिजन जहां आसान हो उससे अच्छी प्रेजेंटेशन कोई हो नहीं सकती है। ठीक है, इजी एनालाइज, इजी कंपैरिजन, दोनों के दोनों कैसे हो सकते हैं, टेबल से आराम से सकते हैं। अगर आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मॉड निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन, कुछ भी निकालना है, अभी आगे पढ़ेंगे चैप्टर आप सारे, आपको परसेंटेज निकालना है, आपको रेशो निकालने हैं, तो टेबल से आसान भला और क्या हो सकता है। आप जब मैथ्स में न्यूमेरिकल्स करते थे, 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, मीन आपने 10th क्लास में भी किया होगा, मीडियन भी किया होगा, तो वहां टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन आपको दिए होते थे ना, तभी आसान होता था। So it is very easy to analyze the data from tables. It is organizing the data in the form of table that one find their central tendency. अगर हमें इस central tendency की बात करूं तो आप चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल टेंडेंसी में आप पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मॉड सब पढ़ेंगे। तो डिस्पर्जन उसके आगे आएगा, कोरिलेशन आएगा, बहुत डीप फॉर्म है टेंडेंसी की। तो सब कुछ निकालना आसान हो जाएगा जब आप इसको किससे करेंगे, टेबल से करेंगे। तो टेबल से क्लासिफिकेशन बहुत आसान हो जाती है। उसके बाद एक खास बात और है कि टेबल जो होती है ना वो इकोनॉमिकल होती है। क्या होती है, इकोनॉमिकल, मतलब कम समय लगता है। ठीक है, एफर्ट्स कम लगते हैं। टेक्सटुअल में आपको मेहनत करनी पड़ती है टेक्स्ट को पढ़ने में, फिर डेटा निकालने में। टैबुलेशन की खास बात यह है, टैबुलर प्रेजेंटेशन इज वेरी इकोनॉमिकल मोड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। इट सेव टाइम एज वेल एज स्पेस। आप जब डेटा को पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे तो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, कितना बड़ा पैराग्राफ बन जाएगा, कितना ऑड होगा, रीडर को पढ़ने में उसको दिक्कत आएगी, डिस्कम्फर्ट भी होगा। टेबल से आपका टाइम भी बचता है, डेटा आसानी से निकल जाता है, और आपकी जो और फर्दर जो एनालाइज है वो आसानी से जल्दी से हो जाती है। इकोनॉमिकल कहते हैं टेबल को इसलिए। तो प्रेजेंटेशन जब भी आप करें तो माइंड में रखें कि टैबुलर हो सकती है तो सबसे पहले वो की जाए। ठीक है, डायग्रामेटिकल पढ़ेंगे वो भी अच्छी होगी, कुछ उसके डिमेरिट भी होते हैं लेकिन ठीक है। टैबुलेशन इज वेरी इजी कंसेप्ट और बहुत सही रहता है। तो यहां तक हमारा चैप्टर था। इतना सा चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है, अब जितना है उतना ही करा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर एग्जाम में इस चैप्टर के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं तो कैसे कैसे आ सकते हैं। न्यूमेरिकल में आपको ऐसे टाइप एक डेटा क्वेश्चन दे देंगे जहां आपको पैराग्राफ की फॉर्म में डेटा दिया होगा, लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। आपको पैराग्राफ की फॉर्म में डाटा दे दिया और बोल दिया गया इसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करो। घबराना मत, मैं आपको करके दिखाता हूं। जस्ट वेरी सिंपल इज दैट। अगर हम बात करें, जस्ट 1 सेकेंड, अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन की तो हम टेक्सटुअल से टेबुलर फॉर्म भी कर सकते हैं। टेक्सटुअल से टेबुलर फॉर्म कैसे करते हैं आपको सिखाता हूं मैं, ध्यान से देखिए। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। देखो, हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है, 1 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक यहां पर क्वेश्चन दिया है कि 2016 में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर में इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, 17.6% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का रहा है, प्राइमरी सेक्टर का। आपको पता होगा प्राइमरी क्या होता है,
प्राइमरी सेक्टर मींस जब आप एग्रीकल्चर या फिर लैंड रिलेटेड एक्टिविटी की बात करते हैं। देखो हमारी कंट्री में 3 जगह प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में और सर्विस सेक्टर में। प्राइमरी इज कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी में इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन आ जाती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर किस में आता है, सेकेंडरी में। टर्शरी के अंदर क्या आता है कि सर्विस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सब किस में आता है, टर्शरी में आता है। तो लोग अलग अलग जगह काम करते हैं। अब कंट्री की नेशनल इनकम जो बनती है, जीडीपी जो बनता है, वो इनसे ही बनता है। तो प्राइमरी सेक्टर ने जीडीपी के अंदर 17% कॉन्ट्रीब्यूशन दी, 17.6 यहाँ पे लिखा, सेकेंडरी ने 28.2 और टर्चरी ने 54.2, इतना कंट्रीब्यूशन दिया। 2017-18 की बात करें तो 2017-18 में प्राइमरी ने दिया 17.7, सेकेंडरी ने 27 और टर्चरी ने 55.3। तो आपको इसको डेटा को ना टेबल की फॉर्म प्रेजेंट करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे? मैंने आपको कहा था जब भी आप टेबल बनाते हैं सबसे पहले ऊपर लिखते हैं बेटा जी टेबल नंबर, तो आप डाल दीजिए टेबल नंबर 1। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि कौन से सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया जीडीपी में। ठीक है, तो हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन, हेडिंग डालेंगे अच्छी, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन इंडियाज जीडीपी, इन इंडियाज जीडीपी। अब डिफरेंट सेक्टर के अंदर क्या क्या आ गया, प्राइमरी सेक्टर आ गया, सेकेंडरी सेक्टर आ गया, टर्शरी सेक्टर आ गया, इसके अंदर जीडीपी के अंदर। तो सबसे पहले आपने डाला टेबल नंबर, बहुत जरूरी होता है। टेबल नंबर के बाद आपने डाला टाइटल, टाइटल भी आपका अच्छा है। अब जो कंट्रीब्यूशन है वो किस फॉर्म में है, परसेंटेज की फॉर्म में। तो आप यहां लिख सकते हैं कि ये टेबल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है, वो परसेंटेज में है, इन परसेंटेज। ठीक है, ऐसे आप डाल सकते हैं। अब उसके बाद आप ध्यान से देखो कि आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो क्या है कि ईयर दिए हुए हैं 2016-17 और 17-18। तो आप सबसे पहले यहां पर लिखो बेटा जी ईयर। ठीक है, ईयर लिख दो। अब ईयर जब लिखोगे एक तरह से आपका एक कॉलम बन रहा है, और कॉलम की हेडिंग को क्या बोलते थे आप, कैप्शन बोलते थे। ये आपका कैप्शन हो गया। अब ईयर के नीचे आप लिखो कौन सा ईयर, एक 2016-17 ना, है ना, हाँ 16-17 और दूसरा 17-18, 16-17 और 17-18 आपने ईयर लिख दिया। ईयर के बाद आपने लिखा कि प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद फिर लिखा आपने सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद लिखा आपने टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। अब आप क्या कर दो, अब आप प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बताओ कितना था। प्राइमरी सेक्टर का 2016 में 17.6, सेकेंडरी का 28.2, 17.6 28.2। तो आप लिख दो यहां पर 17.6%, 28.2% और जो सर्विस का था 54.2%, 54.2%। ऐसा आपने कर दिया। आप चाहो तो टेबल दो तरीके से बना सकते हो, पहले मैं ये बना रहा हूं फिर एक और बना कर दिखाऊंगा। 17-18 में आपका था 17.7, 27 और 55.3, 17.7, 27 और 55.3%, ये आपने लिख दिया। ठीक है, ओके। एक तो फॉर्म ये है आपकी जहां आपने टेबल बनाई, ठीक है, और टेबल को कर दिया क्लोज। ईयर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एक तरीका और है जिससे आप बना सकते हो, वो क्या है, अगर आप यहां पर लिखें सेक्टर, सेक्टर में यहां आप लिखें प्राइमरी, ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। ठीक है, उसके बाद आप लिखें बेटा ईयर्स। ठीक है, ईयर्स। ईयर्स में आप लिख रहे हो कि 2015 में कितना कंट्रीब्यूशन था, सॉरी 16-17 के अंदर, तो 16 और 17 का कॉलम अलग बना लो,
17 और 18 का कॉलम अलग बना लो। अब आप इसको कॉलम्स में डिवाइड कर दो। ये आपकी टेबल बन रही है। इस टेबल में आप सेक्टर लिख रहे हो, उसके बाद ईयर्स लिख रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से बन सकता है। ईयर्स के नीचे 2 ईयर आपके आ गए, 17 और 18, इसे कर दो आप क्लोज। अब प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था 2016-17 में वो कितना था, तो आप लिख रहे हो 17.6%, ठीक है। सेकेंडरी का था 28.2% और टर्चरी का था 54.2%, ठीक है। अब 17-18 की बात करें, प्राइमरी का 17.7%, सेकेंडरी का 27% और टर्चरी का 55.3%। अब ध्यान दो, एक हमने टेबल की जो कंपोनेंट पढ़े थे उसमें एक पढ़ा था कि आप टोटल भी लिख सकते हो, तो यहां पर आप लिखोगे टोटल। ऑब्वियस ही बात है, टोटल परसेंटेज का जो आना चाहिए वो 100 आना चाहिए और 100 ही आएगा, 100%। और यहां पर भी 100%। परसेंट ना लिखे तो भी चलेगा क्योंकि हम हेडिंग में लिख रहे हैं ऊपर परसेंटेज फॉर्म में। तो इस तरह से भी टेबल बन सकती है। अब मेरे हिसाब से जो बेस्ट टेबल है, कई बच्चे ऐसी बनाते हैं, कई बच्चे ऐसी। यहां देखा जाए तो आप टोटल का कॉलम यहां बनाएंगे, टोटल यहां आएगा 100 और यहां भी आएगा 100। तो अब दोनों में से बेटर टेबल कौन सी है, तो मेरे हिसाब से दिस इज बेटर। यहां आपको आसान होगा कंपैरिजन करना क्योंकि यहां पे टेबल एक ब्रीफ है, बहुत बड़ा साइज नहीं है और कंपैरिजन इज वेरी इजी। 17-18 यहां बना हुआ है, 16-17 यहां बना हुआ है, तो कंपैरिजन करना दोनों को बहुत आसान है आपस में। तो इस तरह से टेबल होनी चाहिए, कंपैरिजन आसान हो। तो बेस्ट इज दैट कि आप ऐसे भी, ठीक है। दोनों बता दिए मैंने आपको, टेबल दोनों ही है, लेकिन बेस्ट इज आप इसको बनाए। इस तरह से बनती है टेबल। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और पता भी नहीं चला, मजा कितना आया सोचो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये मैं नहीं बताऊंगा। लिख रहा है प्रिपेयर अ स्केच ऑफ टेबल, मतलब टेबल ही बनानी है आपको। उसमें आपको दिखाना है फैकल्टी वाइज, मतलब कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, क्लास वाइज 11th बीए के, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, सेक्स वाइज बॉयज गर्ल्स, मतलब यहाँ पे आपकी टेबल जो बन रही है उसमें 2 से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको दिखानी है। तो मैनीफोल्ड टेबल बनने वाली है आपकी, मतलब 3 वे टेबल बनने वाली है आपकी। तो आप टेबल खुद से बनाएं, आप खुद से करेंगे तो ही फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, यहां बोल रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन में पॉइंट आउट द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग टेबल, और दोबारा से उस टेबल को बनाएं। आपको क्या मिस्टेक दिख रही है इसके अंदर, बताइए। आप जब यहां पर टेबल बनाएंगे तो टेबल आपकी यहां कुछ ढंग से बनी नहीं हुई है। आप इसको कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इस टेबल को लिखता, सब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां मेरे को दी हुई है, तो मैं लिखता तो कैसे लिखता, देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको करेक्ट करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर सब्जेक्ट्स। क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट्स। अब जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री। मैं सब्जेक्ट को ऐसे लिखता। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहां लिखता मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको रेड पेन से लिख देता हूं, रेड पेन से आसान होगा, थोड़ा इजी रहेगा। दिख रहा है आपको हेडिंग्स को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर मैं यहां पर लिखता बेटा जी बॉयज का कॉलम अलग बनाता और गर्ल्स का कॉलम अलग बनाता। अब मेरे लिए कंपैरिजन करना बहुत आसान होता, जैसा कि आप देख पा रहे हो, बॉयज, गर्ल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहां पर मैं, मेरे को देखो अभी क्वेश्चन के अंदर फिगर्स गिवन नहीं है, अगर फिगर्स गिवन होती मैं उनका नंबर भी लिख देता। अब यहां पर जो है इकोनॉमिक्स में बॉयज के मान लो 50 नंबर का टेस्ट हुआ, इकोनॉमिक्स में बॉयज के नंबर कितने कितने आए, साइंस के कितने आए, यहाँ मार्क्स नहीं है, सब्जेक्ट्स हैं। जो भी यहाँ पर है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है कितने बॉयज के पास कितने गर्ल्स के पास। क्लास में मान लो यार 20 बच्चे, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, मान लो कि बॉयज के पास 10 बॉयज के पास इकोनॉमिक्स है और 10 के पास इकोनॉमिक्स, 10-10 है दोनों दोनों, ठीक है। टोटल 20 बच्चे हो गए, आधे आधे डिवाइड हो गए। तो डेटा दिया नहीं हुआ, दिया होता तो मैं इसको लिख देता, लेकिन टेबल की करेक्ट फॉर्म ये है, ना कि ये।
इसमें क्या दिया हुआ था, यहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, तो सब्जेक्ट्स को मैंने ऐसे लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट को ऐसे लिखा, बॉयज गर्ल्स ऐसे लिखा। अब आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं अगर डेटा दिया होता तो इस तरह से आप टेबल को रीअरेंज भी कर सकते हैं मिस्टेक्स देख के। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, जितना सॉल्व करेंगे, पजल है ये, जितना अच्छे से करेंगे अपने आप उतना जल्दी सीखेंगे। डाउट आता है तो ऑब्वियस मैं हूं आपके साथ, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, बट आप क्वेश्चन जितना हो सके खुद से करिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मार्क्स दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, अब ये ऐसे बना हुआ है, इसको आप बस वर्टिकल बना देना, मार्क्स ऐसे, स्टूडेंट्स ऐसे, दैट्स इट। टेबल की फॉर्म ये बन जाती है। तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना है, इसमें कुछ नहीं है। बाकी 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, सारा मैं करा दूंगा तो आप क्या करेंगे। मैंने आपको हिंट दे दी है 2 क्वेश्चन करा के कैसे सॉल्व करते हैं। चैप्टर 5 इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा मैं सोचना चैप्टर छोटे हैं तो पेपर में नहीं आएंगे, पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो ये चैप्टर था आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेक्सटुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। हमने इस चैप्टर में बिल्कुल भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात नहीं की है। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 में आने वाला है, वहां अच्छे से करेंगे। आपको ग्राफ पेपर चाहिए होगा, पेंसिल, स्केल, सारे इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, अपने पूरे औजार चाहिए, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से एकदम लड़ाई अच्छे से करो। तो जीतो। ओके, तो इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। ये चैप्टर के बाद हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे। आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे मुझसे आप डाउट लीजिएगा। चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।